हमारा अध्याय 3 चल रहा है। अध्याय का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। इससे पहले हमने एक पार्ट है इस अध्याय से देख लिया है। उसमें हमने भूमि का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। भूमि के वर्गीकरण में हमने देखा है जो बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि है, वनों के अधीन भूमि है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन, यानी भारत में जो भूमि का उपयोग हो रहा है उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके पीछे कौन कौन से कारण है। अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की जो आर्थिक क्रिया होती है उस पर ही निर्भर करता है। कोई भी क्षेत्र हो वहां पर जो भूमि का उपयोग होता है उस क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है उसके हिसाब से भूमि का उपयोग होता है। जहां पर कृषि ज्यादा होगी भूमि का उपयोग कृषि में ज्यादा होगा। जिस स्थान पर अगर मान लो जहां उद्योग धंधे ज्यादा है उस क्षेत्र में भूमि का उपयोग है वो उद्योगों की स्थापना में किया जाता है। तो जिस क्षेत्र में भू उपयोग है वो आर्थिक क्रिया पर निर्भर करता है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रिया में बदलाव आता है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आर्थिक क्रिया में बदलाव आ रहा है। भारत में ही देख ले तो हमारे देश में भी पहले प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा लोग संलग्न थे, लेकिन वर्तमान में प्राथमिक क्रियाकलाप से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जो पब्लिक है वो ज्यादा जा रही है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में पब्लिक है वो ज्यादा जा रही है। देखें तो अब देखिए भू उपयोग के प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को हमें समझना चाहिए। भू उपयोग को प्रभावित करने वाले जो 3 परिवर्तन है उनके बारे में हम देखेंगे। पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जाएगा भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और जनसंख्या बढ़ने से जो भूमि हम सीमांत भूमि है उसको भी काम में लेने लगेंगे। पहला कारक ये है कि अर्थव्यवस्था का आकार जैसे बढ़ेगा जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि पर दबाव बढ़ेगा और जो सीमांत भूमि है उसको भी हम काम में लेने लग जाएंगे। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, पता है हमें। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ने लग जाएगा तथा सीमांत भूमि को उपयोग में लाया जाने लगेगा। तो भूमि पर हमें ध्यान में रखना है कि अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ही हम क्या करेंगे जो सीमांत भूमि है उसको भी काम में लेने लग जाएंगे। पहला पॉइंट ये था। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो समय के साथ अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि प्राथमिक क्रियाकलाप से लोग द्वितीयक क्रियाकलाप की ओर जा रहे हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप पहले ज्यादा होता था लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो प्राथमिक क्रियाकलाप से लोग प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ क्रियाकलाप की ओर ज्यादातर जा रहे हैं। समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन आता है। दूसरे शब्दों में यानी सेकंड और थर्ड सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि हो रही। प्राथमिक सेक्टर में कमी हो रही है, द्वितीयक और तृतीयक जो सेक्टर हैं उनमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रही है। इस परिवर्तन से कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती जा रही है। अब अगर प्राथमिक क्रियाकलाप में लोग कम रहेंगे और द्वितीयक और तृतीयक यानी उद्योग और परिवहन की तरफ, सेवा सेक्टर की तरफ जाने लगेंगे तो भूमि में भी परिवर्तन आएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप यानी जहां पर पहले कृषि होती थी वहां पर वर्तमान में उद्योग धंधों की स्थापना होने लगी है। तो समय के साथ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। जैसे साधारण शब्दों में देखें तो प्राथमिक सेक्टर में को छोड़कर पब्लिक है वो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जा रही है और जहां पहले कृषि होती थी वहां वर्तमान में उद्योग धंधों की स्थापना हो चुकी है। जैसे कृषि भूमि पर इमारतों का बनना, पहले जो कृषि होती थी वर्तमान में अगर हम देखें वहां पर इमारतें हैं वो बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं बनाई गई है। तो कृषि भूमि है वो सिकुड़ती जा रही है और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है वो ज्यादा पनपता जा रहा है। आगे अगर हम देखें तीसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट जनसंख्या का आकार, दूसरा संरचना है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें समय के साथ कृषि क्रियाकलाप है और अर्थव्यवस्था का योगदान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय आगे चल रहा है, कृषि से जो पहले अर्थव्यवस्था में योगदान था वो अब इतना योगदान नहीं रहा है। अब द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, जबकि पुराने समय में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कृषि या प्राथमिक क्रियाकलाप का होता था। दोबारा अगर हम देखें इन 3 पॉइंटों को समझना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला देखें अर्थव्यवस्था का आकार, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जाएगा जनसंख्या बढ़ती जाएगी
और भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा। उसके साथ ही सीमांत भूमि को भी हम काम में लेने लग जाएंगे। दूसरा अगर पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरे पॉइंट में यह है कि पहले लोग प्राथमिक सेक्टर में ज्यादातर काम करते थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें प्राथमिक सेक्टर को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में ज्यादा लोग जा रहे हैं। इससे क्या है कि जो कृषि भूमि है वो कृषि भूमि सिकुड़ती जा रही है और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है उनमें वृद्धि होती जा रही है। तीसरा अगर हम देखें पुराने समय में प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त जो आय होती थी उसका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा योगदान होता था, लेकिन वर्तमान में ये योगदान कम हो रहा है। ये थे तीनों पॉइंट। आशा करता हूं तीनों पॉइंट अच्छी तरह आपको समझ में आए होंगे। आगे अगर हम देखें तो 1950-51 और 2014-15 जो भू उपयोग में जो हमारे भारत में जो परिवर्तन आया है, पहले 50-51 में भूमि का उपयोग होता था और वर्तमान में अगर हम देखें 14-15 में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के बारे में अगर हम देखें तो 1950-51 से लेकर 2014-15 तक जिन जिन चीजों में वृद्धि हुई है वो एक तरफ लिखे हुए हैं और जिन चीजों में कमी हुई है वो एक तरफ है। भूमि उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वन क्षेत्र में भारत में वृद्धि हुई है। वन, हालांकि अगर हम देखें तो हकीकत में वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि जो सैटेलाइट के माध्यम से जो चित्र लिए जाते हैं उनके माध्यम से जो वन क्षेत्र बढ़ा है वो दर्शाया गया है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि में भी वृद्धि हुई है। पहले जहां पर कृषि होती थी अब वहां पर इमारतें हैं वो खड़ी हो गई है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था तो गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त, पहले जो भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त होती थी वर्तमान में वो कृषि के अलावा अन्य कार्य में प्रयुक्त होने वाली जो भूमि है उसमें भी वृद्धि हुई है। वर्तमान प्रतिभूमि में भी वृद्धि हुई है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पर बरसात है वो कम होती है। वर्षा पे हमारी कृषि वर्षा पे डिपेंड है और वर्षा कम होती है, इसलिए किसान क्या करते हैं अपने खेत को एक सीजन के लिए, एक साल से कम समय के लिए क्या करते हैं वो परत छोड़ देते हैं और वो होती है वर्तमान प्रतिभूमि, ताकि उपजाऊपन उसका बरकरार रहे। निवल बोया गया क्षेत्र उसमें भी क्या हुई है वृद्धि हुई है। निवल जैसे फसलें बोना और काटना लगातार जो होता है उसे कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, उसमें भी क्या हुई है वृद्धि हुई है। अगर हम देखें एक नंबर वन में वृद्धि हुई है, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि में वृद्धि हुई है, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि हुई है और निवल बोया गया जो क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि हुई है। इन चारों में 1950-51 से लेकर 2014-15 में अगर हम देखें तो इनमें वृद्धि दर्शाई गई है, जबकि कमी किस क्षेत्र में हुई है वो हम देखेंगे। बंजर और व्यर्थ भूमि, पहले जो बंजर भूमि थी व्यर्थ भूमि थी, बंजर और व्यर्थ भूमि उसको हम वर्तमान में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और जनसंख्या बढ़ने से जनसंख्या क्या करेगी बंजर और व्यर्थ भूमि है उस पर अपने इमारतों का निर्माण कर लेगी, उस पर कृषि कार्य करने लग जाएगी। तो बंजर और व्यर्थ भूमि है वर्तमान में उनमें क्या आई है कमी आई है। दूसरा अगर हम देखें तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन उस पर वर्तमान में कृषि नहीं की जा रही है, अब इसमें भी कमी आने लगी है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से इन भूमियों में क्या है कि इमारतों का निर्माण होने लगा है। अगर हम हमारे गांव हमारे शहर में देखें तो आज से 5-7 साल पहले जिस भूमि पर कृषि होती थी वर्तमान में अगर हम जाकर देखें हमारे गांव या शहर के नजदीक वाली भूमि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो चुका है। इस भूमि में भी कमी हुई है। चारागाह क्षेत्र, चारागाह पुराने समय में अगर हम देखें चारागाह क्षेत्र थे उनमें भी कमी आई है। पशुओं को चराने के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें चारागाह क्षेत्र कहते हैं और उनमें भी कमी आई है। तरु फसल के अंतर्गत वह जमीन है जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए होते हैं, जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए होते हैं वो जमीन है तरु फसल के अंतर्गत आती है। पहले पार्ट में हमने ये सब पढ़ा है, तो इसमें भी कमी आई है। अगर हम देखें वृद्धि वाले वन, गैर कृषि कार्य, वनों में क्या हुई है वृद्धि हुई है, लेकिन हकीकत में वनों में वृद्धि नहीं हुई है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, कृषि के अलावा पहले जहां पर कृषि होती थी उनके अलावा अब जमीन कृषि में तो कमी हो रही है, जबकि गैर कृषि कार्य में जो प्रयुक्त भूमि है उसमें वृद्धि हो रही है। वर्तमान प्रतिभूमि है उसमें भी वृद्धि हुई है। और निवल बोया गया क्षेत्र, लगातार बोना और फसल को काटना निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें भी वृद्धि हुई है। बंजर और व्यर्थ भूमि में अगर हम देखें तो कमी हुई है। पहले जो बंजर भूमि थी व्यर्थ भूमि थी उसको जनसंख्या बढ़ने से मनुष्य है वो लगातार उसको काम में लेने लगा है, तो इसमें कमी हुई है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कमी, चारागाह क्षेत्र और तरु फसलों में भी कमी हुई है। ये सब पार्ट है आपको अच्छी तरह। आगे अगर हम देखें तो भूमि है वो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार की होती है
दो प्रकार की होती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि है वो दो प्रकार की, यानी कोई तो एक व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी हो सकता है या फिर पूरा समुदाय भी किसी भूमि का स्वामी हो सकता है। तो जिसका एक व्यक्ति स्वामी हो उसे हम निजी भूमि कहते हैं, और जिसका पूरा समुदाय हो उसे हम साझा संपत्ति कहते हैं। एक तो होती है निजी भूमि, एक होती है साझा संपत्ति। निजी जिस पर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था का अधिकार हो, उसे हम निजी भूमि कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। साझा संपत्ति संसाधन के बारे में हमें पढ़ना। निजी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम निजी भूमि कहेंगे, और जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अब देखो, अगर पूरे समुदाय का अधिकार हो तो इसे हम सामुदायिक इसे हम सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। किसे? साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इस पर एक समुदाय, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। अगर हम बात करें ये साझा संपत्ति संसाधन हमारे काम क्या आते हैं। निजी संपत्ति, जिनके पास निजी संपत्ति है वो तो अपनी दिनचर्या, जीवन यापन है उस पर कर लेते हैं। अब हम ग्रामीण इलाके में जाएं तो वहां पर कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है, जो भूमिहीन कृषक होते हैं। किसके काम आती है ये? भूमिहीन कृषक। भूमिहीन कृषक होते हैं वो अपनी दिनचर्या, चाहे वो अगर ईंधन की बात करें या फिर हम बात करें चारा की, ईंधन या बात कर ले चारा की, ईंधन और चारे के लिए वो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन या फिर साझा संपत्ति संसाधन पर निर्भर होते हैं। अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाएं तो महिलाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है ईंधन इकट्ठा करना, और उनकी जिम्मेदारी होती है पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना। अगर ये संसाधन सीमित होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उन्हें बहुत दूर तक भटकना पड़ेगा। इसलिए ये संसाधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साझा संपत्ति संसाधन, दो प्रकार की भूमि है। स्वामित्व के आधार पर निजी, जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो, साझा जो पूरे समुदाय के अधिकार में हो, इसलिए इसे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। अगर देखें ये काम क्या आती है, तो जो ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन कृषक होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भूमिहीन कृषक है वो ईंधन और चारे के लिए साझा संपत्ति संसाधन पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण इलाके में अगर हम जाएं तो ग्रामीण इलाके में ईंधन और चारे की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी है वो महिलाओं की होती है, और उन्हें बहुत दूर तक भटकना पड़ता है चारा और ईंधन की व्यवस्था करने के लिए। ये संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अध्ययन करेंगे भारत में फसल ऋतुएं। भारत में फसल ऋतुओं की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की फसल है वो भारत में उगाई जाती है। उन सब के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। भारत में फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। फसल के बारे में अध्ययन मतलब अगर भारत में देखें तो पहले खरीफ की, खरीफ, रबी और जायद, 3 प्रकार की फसलें हैं वो भारत में बोई जाती है। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की अगर हम बात करें ये जून से सितंबर तक, जून में बोई जाती है, आधे जून में, और सितंबर तक ये काट ली जाती है। अगर हम बात करें रबी की तो अक्टूबर से लेकर और ये है मार्च तक है, वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में इसको काट लिया जाता है। अगर हम जायद की बात करें तो अप्रैल से लेकर और आधे जून तक ये फसल है बोई जाती है और काट ली जाती है। भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की अगर हम बात करें तो खरीफ जून से लेकर सितंबर तक, जून में बोई जाती है आधे जून के बाद,
और सितंबर में इसको काट लिया जाता है। अगर हम रबी की बात करें तो अक्टूबर से मार्च तक, अगर हम जायद की बात करें तो अप्रैल से लेकर जून तक। अगर हम देखें खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो हमें याद रखना है बाजरा, चावल, ग्वार, मोठ, मूंग इत्यादि फसलें हैं वो खरीफ ऋतु में बोई जाती है। अगर रबी की बात करें तो रबी में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और इसके अलावा मेथी भी। यह है रबी की महत्वपूर्ण फसलें। खरीफ में बाजरा, ग्वार है, चावल है, मोठ है, मूंग है, ये सब खरीफ में, जबकि गेहूं, जौ, चना, मसूर है, मटर है, अलसी है, तारामीरा है, सूरजमुखी है, धनिया है, जीरा है, मेथी है, ये सब की सब रबी की फसलें हैं। अगर हम बात करें जायद की तो इसमें सब्जी वाली फसलें हैं, सब्जियां उगाई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब इसमें उगाए जाते हैं। तो भारत में 3 तरह की फसलें हैं, एक खरीफ में बोई जाती है, दूसरी रबी में और तीसरी जायद में। खरीफ की फसल जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है, जून से सितंबर तक। इसमें बाजरा, चावल, ग्वार, मोठ, मूंग है। उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी भारत जहां हम रहते हैं, उत्तरी भारत की फसलें जून से सितंबर तक बाजरा, चावल, ग्वार, मोठ और मूंग बोया जाता है। अगर हम बात करें रबी की तो अक्टूबर से मार्च तक इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी है, सूरजमुखी, धनिया, जीरा है, मेथी है, ये सब इसमें बोए जाते हैं। अगर हम बात करें जायद की तो अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। तो इसमें सब्जी है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब के सब इसमें उगाए जाते हैं। कृषि 2 प्रकार की होती है, एक तो जो सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है, एक जो वर्षा पर निर्भर होती है। तो पहली तो होती है सिंचित कृषि और दूसरी होती है बारानी कृषि। सिंचित मतलब जो सिंचाई के द्वारा की जाती है, बारानी मतलब जो बरसात पर निर्भर होती है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती उन क्षेत्रों में बारानी कृषि की जाती है। अगर हम बात करें राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं उनमें ज्यादातर बारानी कृषि ही होती है, क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचित कृषि में अगर हम बात करें, अब सिंचित कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी ऐसी फसलें जो बरसात पर निर्भर हो लेकिन वर्षा से उन्हें पानी ना मिले, उनमें सिंचाई के द्वारा आर्द्रता कायम रखना और जिससे अच्छी फसल हो। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य यही तो होता है कि जहां पर वर्षा नहीं हो रही है उन क्षेत्रों में सिंचाई करके जो फसल को पानी की आवश्यकता होती है उस फसल तक पानी पहुंचाना तथा अच्छी फसल उत्पादन करना, यह सिंचाई का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें आर्द्रता के आधार पर, तो आर्द्रता के आधार पर भूमि 2 प्रकार की होती है, एक होती है शुष्क भूमि और एक होती है आर्द्र भूमि। आर्द्रता के आधार पर भूमि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, एक होती है शुष्क भूमि और एक होती है आर्द्र भूमि। हमें याद रखना है फसल के बारे में, भारत में 3 तरह की फसलें उगाई जाती है। पहले अगर हम देखें खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल की अगर हम बात करें जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है, उसमें चावल है, बाजरा है, ग्वार है, मोठ है, मूंग है, इन सब फसलों को उगाया जाता है। दूसरी अगर हम रबी की बात करें तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक है वो ये फसल बोई जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी है, ये सब उगाए जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो जायद की फसल है जो अप्रैल से आधे जून तक है, काट ली जाती है, अप्रैल में बोई जाती है। इसमें सब्जी यानी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब उगाए जाते हैं।
कृषि के बारे में अगर हम देखें तो कृषि के प्रकार, दो प्रकार की कृषि होती है। एक तो जो बरसात पर निर्भर होती है उसे बारानी कृषि कहते हैं, और एक जो सिंचाई पर निर्भर होती है उसे सिंचित कृषि कहते हैं। सिंचित कृषि का अगर मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो सिंचित कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है जिन फसलों में या जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही है या वर्षा ना के बराबर वर्षा कम हो रही है, तो उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा फसल को पानी की पूर्ति करना, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हो। अगर हम देखें आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार, तो आर्द्रता के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खुद आर्द्र और एक होती है शुष्क। आर्द्र यानी शुष्क और आर्द्र। अब हम देखें कि इन प्रदेशों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। शुष्क यानी जहां पर वर्षा बहुत ही कम या ना के बराबर होती हो उस क्षेत्र को शुष्क, और जहां पर वर्षा ज्यादा होती हो उस क्षेत्र को आर्द्र में रखा गया है। जहां पर 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो उन क्षेत्रों में शुष्क है, वो शुष्क क्षेत्र होता है वो। और इनमें हमें पता है बाजरा, जिन फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है उन फसलों को इस क्षेत्र में उगाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में ज्यादा पानी होता है, ज्यादा पानी की व्यवस्था होती है, उन क्षेत्रों में ज्यादा पानी, जो जिन फसलों को ज्यादा पानी चाहिए होता है वो उगाए जाते हैं, जैसे चावल। अब अगर हम बात करें आर्द्र क्षेत्र होते हैं उनकी नुकसान क्या, इनको सबसे ज्यादा क्या है कि जो भूमि अपर्दन है या भूमि अपर्दन में कहें जल अपर्दन, जल अपर्दन का इनको सबको सामना करना पड़ता है। अपर्दन, जल अपर्दन का इन सबको सामना करना पड़ता है, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। अब हमने पढ़ लिया, अब हम आगे एक एक फसल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे एक एक फसल के बारे में। पहले हम देखें खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल की अगर हम बात करें तो भारत में 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलें भी दो तरह की, एक तो जो अनाज होता है वो, और एक दो दाल के रूप में होता है वो। हम अध्ययन करेंगे खाद्यान्न फसलें, यानी भारत में 2/3 क्षेत्र में, 2/3 मतलब 66.66% भाग पर खाद्यान्न फसलें भारत में है वो बोई जाती है। खाद्यान्न फसलें को दो वर्गों में रखा जाता है, एक तो होता है अनाज और एक होती है दाल। खाद्यान्न फसलों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो अनाज के रूप में और एक दाल के रूप में। अनाज की अगर हम बात करें तो भारत में 54% अनाज है बोया जाता है। भारत में 54% अनाज बोया जाता है। विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व का 11% अनाज है वो भारत उत्पादन करता है। अनाज यानी विश्व का 11% अनाज है वो भारत में ही उत्पादन होता है। अगर हम बात करें अमेरिका और चीन के बाद तो अनाज में हमारे भारत का तीसरा स्थान है। भारत में 54% अनाज बोया जाता है। विश्व की अगर हम बात करें तो 11% अनाज है वो भारत में उत्पादन होता है। उत्पादन के मामले में अगर हम विश्व में देखें तो अमेरिका पहला स्थान, दूसरा स्थान चीन का, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत का नाम आता है। भारत विविध प्रकार के अनाज उत्पन्न करता है। जैसे उत्तम अनाज की बात करें तो चावल और गेहूं, कई प्रकार के अनाजों का उत्पन्न करता है भारत। उत्तम अनाज यानी चावल और गेहूं। मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, इन सब का उत्पादन भारत में किया जाता है। अब पहले खाद्यान्न फसल यानी भारत में 2/3 क्षेत्र पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, 66.66% पर। खाद्यान्न फसलों को दो वर्गों में रखा गया, एक तो अनाज में, एक दाल में। अनाज की अगर हम बात करें तो भारत में 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। विश्व की अगर हम देखें तो विश्व का 11% भाग पर, विश्व का 11% अनाज है वो भारत उत्पन्न करता है, और अनाज उत्पन्न करने में भारत का तीसरा स्थान है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरे पर भारत का नाम आता है। भारत में कई तरह के अनाज बोए जाते हैं, जैसे उत्तम किस्म के अनाज में देखें गेहूं और चावल। मोटे अनाज में अगर हम देखें तो ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी है। आगे हम देखें चावल। एक एक फसल के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। चावल ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, यानी कैसी फसल है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, और इसके 3000 से भी अधिक किस्में हैं। 3000 से भी ज्यादा किस्म के चावल होते हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई तक तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो इनमें इसकी कृषि की जाती है। दक्षिणी भारत में ज्यादातर हिस्सों में चावल बोया जाता है। दक्षिणी राज्यों और पश्चिमी बंगाल में चावल की एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। अगर दक्षिणी भारत की बात करें और इसके साथ बंगाल की बात करें तो एक साल में 2 या 3 फसलें
ली जाती है। बंगाल में अगर हम देखें तो एक वर्ष में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, जिसे अमन, ओस और बोरो कहते हैं। बहुत सी बार ये प्रश्न बन चुका है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो किसान एक वर्ष में 3 फसलें लेता है, अमन, ओस और बोरो। तो बहुत सी बार ये कंपटीशन में भी ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है। अमन, ओस, बोरो क्या है? ये चावल की किस्में होती है। ध्यान में रखना है अमन, ओस और बोरो। पश्चिमी बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 किस्में उत्पन्न की जाती है, जिसे अलग अलग मौसम के अनुसार बोया जाता है, अमन, ओस और बोरो। ये क्या है? ये चावल की किस्में हैं। भारत विश्व का 22.7% चावल का उत्पादन करता है और चीन के बाद चावल उत्पादन में अगर हम देखें तो भारत का दूसरा स्थान है। 2018 के अनुसार भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादन करता है और चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है 2018 में। देश में ये भाग पर चावल बोया जाता है, यानी 1/4%, 25% भाग पर है वो हमारे देश में चावल बोया जाता है। देश में 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, या 1/4 कहे या 25% भाग पर कहें, चावल बोया जाता है। अब अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा में चावल की फसल है वो परंपरागत नहीं है, परंपरागत नहीं है। कहां पर? पंजाब प्लस हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में चावल की जो फसलें बोई जाती है वो परंपरागत नहीं है। जब हमारे देश में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, स्वामीनाथन हरित क्रांति के प्रारंभ करता है, और विश्व में अगर हम देखें नॉर्मन ई बोरलॉग वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और भारत में स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो जैसे ही हरित क्रांति उदय हुई, हरित क्रांति प्रारंभ होने के बाद सन 1970 की बात है, पंजाब और हरियाणा में चावल पहले बार 1970 में उगाया गया था, हरित क्रांति के बाद। हमें ध्यान रखना है पंजाब और हरियाणा में चावल है वो परंपरागत तरीके से नहीं होता है, शुरू से चलती आ रही वहां की जलवायु या वहां पर जो जल है उपलब्ध है उसके आधार पर नहीं होता। हरित क्रांति के बाद में सन 1970 में पंजाब और हरियाणा में पहली बार चावल का उत्पन्न किया गया। आशा करता हूं चावल का पॉइंट और ये खाद्यान्न के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे गेहूं के बारे में। चावल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अमन, ओस, बोरो हमें याद रखना है क्या है? चावल की किस्में। कहां पर बोई जाती है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में एक साल में 3 फसलें हैं वो चावल की ली जाती है, जिसे अमन, ओस और बोरो कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। गेहूं के बारे में अगर हम देखें तो चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है वो गेहूं है। विश्व में सबसे ज्यादा खाने वाली जो अनाज होता है वो चावल होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा चावल ही खाए जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे स्थान पे देखें तो गेहूं का नंबर आता है। गेहूं चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है। भारत है वो विश्व का 12.8% गेहूं का उत्पन्न करता है। पूरी दुनिया का 12.8% गेहूं का उत्पादन है वो भारत करता है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। किस प्रकार की फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, और रब्बी के सीजन में ये उगाई जाती है। भारत 85% उत्तर और मध्य भारत उत्पन्न होता है। इसका अगर हम देखें तो भारत में गेहूं का 85% भाग है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत और मध्य भारत में उत्पन्न होता है। वो उत्तर और मध्य भारत में बोया जाता है। रब्बी की फसल है इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन हिमालय के उच्च भाग और मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में, वहां पर ये गेहूं है वो वर्षा पर निर्भर है। देश में 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। अगर हम राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में महत्वपूर्ण गेहूं है वो उत्पन्न की जाती है। ज्वार की बात करें, भारत में 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं, 16.5%, और जिनमें से प्रमुख क्या है? ज्वार इनमें से प्रमुख है। 5.3% भाग पर ज्वार बोया जाता है। ये दक्षिणी व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रमुख खाद्य, इन दक्षिण और मध्य भारत है वहां का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है वहां का मुख्य खाद्य फसल है ये। महाराष्ट्र देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। महाराष्ट्र देश में आधे से अधिक ज्वार का उत्पन्न करता है। अन्य राज्य अगर बात करें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, यानी सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में होता है, और अन्य राज्य अगर हम देखें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है।
खरीफ की ऋतु में बोई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में अगर हम बात करें तो खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में ये फसलें बोई जाती है। गेहूं और ज्वार के बारे में, गेहूं के बारे में हमें याद रखना है कि चावल के बाद दूसरी महत्वपूर्ण फसल विश्व का भारत है वो 12.8% गेहूं उत्पादन करता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, रबी की फसल है। भारत में अगर देखें तो सबसे ज्यादा यानी 85% गेहूं का उत्पन्न है वो उत्तर और मध्य भारत में होता है। रबी की फसल है इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। हिमालय के उच्च भाग और मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है वहां पर ये सिंचाई के द्वारा नहीं वर्षा पर निर्भर गेहूं होती है। देश में 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। भारत देश की बात करें तो अगर राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ज्वार की अगर हम बात करें तो भारत में 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं जिनमें ज्वार प्रमुख है और 16.5 में से ये 5.3% भाग पर ज्वार बोया जाता है। दक्षिण और मध्य भारत की ये जो शुष्क प्रदेश है वहां की मुख्य खाद्य फसल है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में देश का आधे से अधिक ज्वार का उत्पन्न होता है। अन्य राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उत्तर भारत में तो ये खरीफ की फसल है जबकि दक्षिण भारत में खरीफ और रबी दोनों की फसलें हैं। अब हम आगे बचे हुए अनाज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अनाज की अगर हम बात करें तो ये दो ही बचे हैं अनाज, एक तो बाजरा और एक मक्का। बाजरे की अगर हम बात करें तो शुष्क यानी सूखी जलवायु भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग में बोया जाता है। हमें पता है बाजरे को कम पानी की आवश्यकता होती है और जहां शुष्क प्रदेश होता है वहां पर बाजरा बोया जाता है। शुष्क जलवायु चाहिए, भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में बोया जाता है। यह फसल सूखा सहन करने में सक्षम होती है, सबसे ज्यादा सूखा सहन करने में यह फसल सक्षम होती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बाजरा बोया जाता है। अगर हम राज्य की बात करें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य जहां पर बाजरा बोया जाता है। वर्षा निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता बहुत ही कम है और इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। अगर जिस समय वर्षा अच्छी हो जाए तो बाजरा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है और कहीं ऐसा भी समय है जिस समय वर्षा नहीं होती है तो उस समय बाजरा नहीं भी होता है या बहुत ही कम होता है, तो इसमें उतार चढ़ाव है बहुत ज्यादा आते हैं। बाजरा शुष्क जलवायु में होती है, भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में यह बोया जाता है, सूखा सहन करने में सक्षम होती है। अगर बात करें तो 5.2% भाग पर भारत में बाजरा बोया जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है जहां पर बाजरा बोया जाता है। वर्षा निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है और इसमें उतार चढ़ाव है वो बहुत ही ज्यादा आते हैं। अगर हम बात करें मक्का की, मक्का खाद्य और चारा दोनों ही प्रकार की फसलें हैं। भारत के बोए गए क्षेत्र में कुल बोए गए क्षेत्र में 3.6% भाग पर है यह फसल यानी मक्का उगाई जाती है। मक्का मोटे अनाज में शामिल है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर यानी इसका कोई एक एरिया नहीं है, ये संपूर्ण भारत में सिर्फ पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में मक्का बोया जाता है। सिर्फ दो क्षेत्रों को छोड़कर पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये मक्का बोया जाता है। अगर राज्य की बात करें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मक्का बोया जाता है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है, इन दक्षिणी भारत है वहां पर इनकी पैदावार बहुत ही ज्यादा है। मक्का खाद्य और चारा फसल है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में 3.6% भाग पर मक्का बोया जाता है। मक्का किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं बोया जाता, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में मक्का बोया जाता है। अगर राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख राज्य हैं जहां पर मक्का बोया जाता है और इसकी पैदावार है उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है। आशा करता हूं ये सब पॉइंट है आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आज हमारा अनाज का पॉइंट है वो क्लियर हो गया। कल हम अध्ययन करेंगे दाल के बारे में, दाल के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।